हेलो हेलो। जब लास्ट टाइम हमने लाइव किया था तो मेरी दाढ़ी नहीं थी और अब मेरी दाढ़ी है और कुछ बाल भी हैं। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। बहुत दिनों बाद चाय का एक सिप पीना चाह रहा हूँ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक बड़े अच्छी हैसियत से, शख्सियत से। पर उससे पहले मैं जान लूं कि आप लोग कैसे हैं, आपका परिवार कैसा है, आपके ये पिछले दिन मेरे बगैर कैसे गुजरे, कैसा आपने वक्त गुजारा, इस लॉकडाउन ने आपको क्या क्या सिखाया। एंड जुड़ते चले जा रहे हैं, वो दिल बनते चले जा रहे हैं। या जो राइट पे अभी दिल पहले कलर होते थे, कलर वाले होते थे, अब जो है ना वो कलर वाले नहीं हुए। ये मुझे समझ नहीं आया। मगर मगर अच्छा है। बड़े दिनों बाद रियली आई हैव मिस्ड यू ऑल एंड आई होप यू ऑल्सो मिस्ड मी। दाढ़ी थोड़ी सी बड़ी लग रही है, मगर ये मैंने एक रोल के लिए बढ़ाई है। ये क्या रोल है और मैं क्या कर रहा हूँ ये आपको मैं बताऊंगा जल्दी। काफ़ी सारे लोग अरे अलीना बोलती है आई शुड शेव सर। नहीं, मैंने एक फिल्म के लिए बढ़ाई है। एक्टर्स की लाइफ में अपने फेस के साथ ही तो खेलना होता है। वो यू कैन ओनली प्ले अराउंड विद माई फेस एंड नाइस। ओ माय गॉड सर, पता नहीं क्यों ओ माय गॉड का क्या ऐसा मतलब था। और अभी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं जो दोस्त मेरे, अ, वो मैं बताना चाहता हूँ। आई उनको ले लिया है अपने लाइव में। इन्होंने बहुत कमाल की किताबें लिखी हैं। ये मेरे फेवरेट ऑथर हैं। अरे अमीश जी, अरे नमस्ते नमस्ते अनुपम जी। हाउ यू। लीजिएगा, स्वागत करिए। आपको शायद तालियों की गूंज नहीं सुनाई दे रही है इस समय, मगर मुझे पता है जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं 5,000 के करीब, वो सब जो हैं आपको देख के बहुत खुश हो रहे हैं। और मैं भी आपको देख के बहुत खुश हो रहा हूँ। कुछ लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं मेरे घर वालों के बारे में, जरा उनको जवाब दे दूं मैं, और फिर मैं आपसे बात जी करूंगा। आप लंदन में हैं इस जरूर। समय? जी मैं लंदन में हूँ, थोड़ा सा फोन एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ जी। हाँ लीजिए आप। हाँ। यू तो यू कैन शो योर हेयर स्टाइल ऑल्सो, सो दैट्स ऑल राइट। आई लाइक दिस। तो बाकी तो बहुत अच्छा है। कैसे आप आप अनुपम जी, हाउ यू। ये बहुत दिनों बाद आपसे। बहुत अच्छा हूँ। आप भी चाय पी रहे हैं तो मैं भी चाय पी रहा हूँ। चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं आप? हाँ जी, कॉफी कॉफी पी रहा हूँ। ये मैं पढ़ा था कॉफी। तो आदत पड़ गई। तमिलनाडु में पढ़ा था बचपन में। आपकी दाढ़ी बहुत अच्छी लग अच्छा, रही है। आई लाइक इट अलॉट। अच्छी लग रही है, थैंक यू सो मच। हाँ तो मैं हम अपने हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन लोगों को बता दें कि अ, अमीश जी जो हैं इस समय नेहरू के डायरेक्टर हैं लंदन, और डिप्लोमेट रह चुके हैं। और किताबें इन्होंने 7 किताबें लिखी हैं। और कैलकाटा आईआईएम से आपने पढ़ाई की है, am I जी। right? तो यस यस यस, परफेक्ट। सही, मैंने आपके बारे में सही जानकारी रखी है ना? एकदम एकदम, आपका रिसर्च एकदम उम्दा है। अरे जस्ट लाइक योर हाँ। एक्टिंग। नहीं नहीं सर, एक्टिंग तो ऊपर नीचे होती रहती है, आपका रिसर्च नहीं ऊपर नीचे होना चाहिए था। नहीं। गेट ऑन टू योर बुक्स। इनफैक्ट आई एम कैरिंग योर बुक। देखिए आपकी जो लेटेस्ट बुक है मेरे पास, पढ़िए क्या बात है। देखिए दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है, ऐसी बात नहीं। खेल देव को लेकर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप तो पढ़े लिखे इंसान, इन द सेंस आप दूसरी फील्ड में अच्छी सीरियस पढ़ाई वाले थे आप तो। मतलब ये नहीं कि बीए कर रहे थे, बैचलर आर्ट्स कर रहे थे या एमए कर रहे थे। आप व्हाट वर यू स्टडीइंग? हाँ, मैं थोड़ा बोरिंग किस्म का था अनुपम जी। तो आई डिड माय बीएससी इन मैथमेटिक्स। हम्म। और फिर जेवियर्स कॉलेज में मुंबई में। फिर उसके अच्छा। बाद मैंने एमबीए किया आईएम कलकत्ता में। और हम्म। फिर 14 साल मैंने बैंकिंग की नौकरी की। 14 साल कैदे बामुशक्कत बैंकिंग में। तो when why did you shift? मतलब I'm glad that you made this transition, but how did this transition happen? I don't know, आपने इस बार बार स्टोरी सुनाई होगी, बट हमारे सुनने वालों को, मुझे भी थोड़ी क्यूरोसिटी। तो how did this shift happen and when did this happen?
अनुपम जी, मेरे जो मेरा, आई नो मेनी पीपल लाफ एट इट, आई डोंट केयर, आई जेन्युइनली बिलीव इट्स द ट्रूथ। ये सब शिव जी का आशीर्वाद है। बचपन में अनुपम जी, आप मानेंगे नहीं, मैंने कभी कुछ क्रिएटिव, मतलब काल्पनिक कहानी कभी कुछ नहीं लिखा था मैंने, इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ के पहले, जो मेरी पहली किताब थी। So let me do one thing before we sort of get on to this story. Just can you just list all the books that you've written so that people who do not read books, बहुत सारे लोग हैं तो उनको एक बार पता तो लगे कि आपकी किताबें तो सबने पढ़ी है। तो what are the books you started with? Which was the first book? Even though I know, but हाँ. I. So there are 8 books that I have written till now. So the first 3 are part of the Shiva trilogy: Immortals of Meluha, Secret of the Nagas, Oath of the Vayuputras. ये 3 शिवा ट्रिलॉजी बनाते हैं. And then the second series is called the Ramchandra series, which is my interpretation of the Ramayana. It's a 5-book series जिसके 3 अभी तक प्रकाशित हो गए हैं. राम साइन ऑफ इक्ष्वाकु, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, एंड रावण एनिमी ऑफ आर्यवर्ता. और चौथी किताब में अभी लिख रहा हूँ. और फिर एक नॉन फिक्शन किताब भी मैंने लिखी थी, इमॉर्टल इंडिया. और बिफोर द 4th book ऑफ रामचंद्र सीरीज केम आउट, मैंने एक सरप्राइज दे दिया अपने रीडर्स को. ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन, सुहेल देव. Right. So 8 books. You said you had no idea that you had no training. तो अनुपम जी, एब्सोल्युटली नथिंग. मैं पढ़ता बहुत था. एक ट्विस्ट तो आता है कि ये हुआ मेरे साथ और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं लिखता हूँ. एक इंसिडेंट था ऐसे. लेकिन बचपन में हरदम मैं बहुत पढ़ता बहुत था. आई यूज्ड टू रीड अ लॉट. मेरे परिवार में हर कोई बहुत पढ़ते हैं. ये बोथ माय पेरेंट्स, दे स्टडीड इन द हिंदी मीडियम. तो वो लोग तो, माँ जी और पिताजी तो हिंदी किताबें पढ़ते हैं. हाँ. तो और हमारे परिवार में मतलब सरस्वती माँ की बहुत आशीर्वाद थी. लक्ष्मी माँ हमसे थोड़ी दूर रहती थी. हमारे पीढ़ी में थोड़ा सा अभी लक्ष्मी माँ की भी कृपा हो रही है. तो so because we were such a knowledge obsessed, degree obsessed family, हमारे परिवार में हर कोई बहुत पढ़ता था. तो I used to read a lot too. लेकिन लेखन मैंने कभी नहीं किया था. एंड मोस्ट ऑफ माई स्कूल कॉलेज फ्रेंड्स, मैं सच्ची में ये कहता हूँ कि कई बार तो वो लोग कहते हैं कि सच पता है एक्चुअली तेरी किताबें किसने लिखी. बिकॉज दे रिफ्यूज टू बिलीव कि बचपन में मैंने कुछ आसार नहीं दिखाए थे कि मैं भी क्रिएटिव बन सकता हूँ. करेक्ट. और अनुपम जी, इट स्टार्टेड विद अ प्योर फिलोसफी थीसिस एक्चुअली. फिलोसफी थीसिस ऑन व्हाट इज इविल. And my family and I, we were sitting and watching TV, and we discovered something. For the Zoroastrian Persians, not the Muslim Persians, the Zoroastrian Persians, so प्राचीन वाले, for them gods are called ahuras and demons are called daivas. मतलब exact opposite of the Indian pantheon. हम बोलते हैं असुर और देवता. हाँ, हमारे लिए तो देवा gods हैं और anti gods asuras हैं. And for the Persians, in Avestan Persian, the ancient Persian language, वो लोग स प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, स को ह बना देते थे. इसलिए सिंधु हिंदू बन गया. अच्छा. और इसलिए शायद असुरा भी अहुरा बन गया. तो which gave to an interesting discussion in our family कि भाई, if the ancient Indians and ancient Persians had met, we'd probably be calling each other evil. कि आपके भगवान हमारे दानव हुए और हमारे भगवान आपके दानव हुए, तो मतलब आप तो evil ही होंगे. तो इसमें सत्य कौन है भाई? सत्य किसके पास है? And the obvious answer is neither of them are right. It's just a different point of view. Ancient Indians, ancient Persians have their own different perspectives. And evil is something that exists beyond petty human rivalry. तो एक ये philosophy मेरे दिमाग में आई कि what is evil. That's how it began actually. Pure philosophy thesis, जो बाद में एक कहानी में तब्दील हो गई. Idea being through the story of the destroyer of evil, Lord Shiva. I explain the philosophy of what is evil. वाह वाह वाह. एंड इसी आपने पहले जैसे ट्रिलॉजी ऑफ शिवा के बारे में लिखा, फिर राम जी के बारे में, सीता के ऊपर मैंने. अभी आपने ये जो लिखी है सुहेल देव, ही इज अ लेसर नोन, ही इज नॉट ऑन दैट, ही इज फ्रॉम हिस्ट्री. इनका ध्यान कैसे आया आपको? टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू हैव पॉपुलराइज्ड हिम. आई हैड नॉट हर्ड अबाउट. अनुपम जी, I heard of King Suheldev in a conference 6 years back. मेरे 2 मित्र हैं, स्कॉलर्स हैं वो दोनों.
Abhinav Prakash और Sanjeev Sanyal. I heard of King Suheldev from them, and King Suheldev is from Shravasti, which is close to Ayodhya. मतलब the same state that my father's family is from. My father's family is from Kashi. And Anupam ji, मैंने भी नहीं सुना था उनके बारे में. And at one level, King Suheldev's story is so inspiring. But at another level, I was actually ashamed. Ki how come I have not heard of him? Right. And if from UP we haven't heard of him, so the outside of India, no one has heard of him. Correct. And Anupam ji, he is one of the most consequential heroes of Indian history who we haven't heard of. हमारे ये एक इतिहासकार ने ये बताया था, संजीव सान्याल ने, the problem with the history that is taught to us. History that is taught to us is the history of our invaders, not the history of our ancestors who fought those invaders. हम लोग को अभी जो एस्टैब्लिशमेंट हिस्टोरियंस हैं, उन्हीं ने मतलब ब्रिटिश राज ने जो इतिहास जो लिखा था, वी कैरिड ऑन विद द सेम ट्रेडिशन. आप बताइए, वी आर टॉट अबाउट महमूद गजनी, जो फॉरेनर था, तुर्की था, ही वाज टर्किक. We are taught everything about Iltutmish, about Muhammad Ghori, about Alauddin Khilji, सब टर्क्स थे. Even Britishers, Lord Housey, Lord उन सब के बारे में. लेकिन किंग सुहेलदेव के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता है. हम लोग महाराष्ट्र में हैं तो हमें छत्रपति शिवाजी की कहानी मालूम है, लेकिन आप आउटसाइड महाराष्ट्र देखिए, नेशनल हिस्ट्री बुक्स में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बस 2 लाइन बताते हैं, 2-3 लाइन बस. एंड किंग सुहेलदेव, Anupam ji, Mahmud Ghazni came in the 1020s and Muhammad Ghori came in the 1190s. दोनों foreigners थे, Indian Muslims नहीं थे, foreigners थे. 1020s से 1190s बहुत फासला है, 160-170 years. Okay. And दोनों तुर्की थे, they were Turks. Turks were the military superpower of the world from the 11th to the 17th century. सिर्फ इंडिया पे उन्हें आक्रमण नहीं किए, पूरे दुनिया भर में, अरब वर्ल्ड, यूरोप, सब जगह में जाके उनने मतलब they are the most brutal invaders world has ever seen, ever. Okay. Temur was a Turk. Temur, not अपना Temur, I'm saying ancient Temur, 800 साल पुराना वाला. Temur killed 5% of the world's population. 800 years ago, when it wasn't easy इतने लोगों को मारना, no nuclear bombs, no dynamite, no machine gun. आप इतनी बड़ी आबादी को मारोगे भी कैसे? You had only swords, knives, no guns also. Yeah. How do you kill 5% of the... They were really brutal people. And आप सोचिए, for 160 years, from 1030s till 1190s, no Turkic invader, Turks were from Central Asia. They didn't come back to India. They went to the Arab world, they went to Europe, they went to China, they went everywhere. They didn't come back to India. Why not? Because of King Suheldev. He fought a battle, Anupam ji, called Battle of Bahraich in 1034. And King Suheldev's attitude was a lot like Lord Krishna rather than Lord Ram. His attitude was Shate Shatyam Samacharit. कि सामने अगर दुष्ट है तो उसके साथ दुष्टता ही करनी चाहिए. ओके, रूथलेस एनिमी को आप रूथलेसनेस से ही मारोगे. सो ही द टर्किक गजनाविद टर्किक आर्मी invaded India. They defeated many Indian kingdoms, came all the way up to Bahraich, which is actually in central Uttar Pradesh, where King Suheldev and King Suheldev is from a subaltern caste, Anupam ji. He's not a full Kshatriya, he's from a subaltern caste. He put together a united army of Hindus of all castes, of Indian Buddhists, of Indian Muslims. उनने ये तुर्कियों की सेना को हराया और none of that attitude की उनको हराया और ठीक है बेटा अभी वापस जाओ. He killed every single one of those Turks. एक को जिंदा नहीं छोड़ा, हर किसी को मार दिया. Because his attitude was, इनको इतना सबक सिखाओ कि वापस आने से डरे. Okay. Now, isn't this an inspiring story and a story of unity? Yeah. And my question is, कोई भी अगर दूसरा देश होता जहां पे ऐसे एक महानायक होते, भाई his statues would be there everywhere. उनके ऊपर पता नहीं कितने फिल्में, कितनी ये सब बन गए होते. किताबें प्रकाशित हो गई होती. इन द एजुकेशन सिस्टम दैट वी टीचिंग, इनके बारे में कुछ नहीं सिखाया गया. इट्स बीन एयरब्रश्ड. तो इसमें तो हमारे अनुपम हिस्टोरियंस का कसूर है ना, हमारे ही हिस्टोरियंस का कसूर है.
देखिए उनके हिस्टोरियंस, मुगल्स के हिस्टोरियंस या ब्रिटिशर्स के हिस्टोरियंस, वो तो चलो आप हिस्ट्री चेंज करेंगे, बट आई थिंक हमारे हिस्टोरियंस ने भी ऐसा किया, उन्होंने कुछ ऐसा किया लिखा ही नहीं इनके बारे में, क्यों आप ऐसा एकदम क्यों सही कह लगता रहे है हैं, आपको? आप एकदम सही कह रहे हैं। उनका बायस बिगेटरी है। एक एक हद तक थोड़ा ये जो जो लटियन हिस्टोरियंस जो हैं, थोड़े लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस, आई थिंक एक हिसाब से देर आर वेरियस रीजंस। वन, उनका एक ऑब्सेसिव दिल्ली फोकस है। अगर हम्म। दिल्ली से ज्यादा दूर कोई भी साम्राज्य हो, हिस्ट्री कोई में। भी एम्पायर हो, उन्हें वो इग्नोर कर देते हैं, हिस्ट्री से हटा देते हैं। हम्म। their center was Bihar, but they were too big to ignore. Mauryas and Guptas को कैसे इग्नोर किया जा सकता है? तो उनको उनने इग्नोर नहीं किया. हम्म। But you see, outside of that, any empire in India which does not have its center in Delhi has been ignored. I'm not belittling the importance of Delhi. बहुत महत्वपूर्ण शहर है, लेकिन सिर्फ वो महत्वपूर्ण नहीं है भाई. भारत के और भी बहुत क्षेत्र हैं, भाग हैं. तो आप देखेंगे मराठाओं के बारे में क्या सिखाया जाता है नेशनल हिस्ट्री बुक्स में. बिफोर संजय लीला बंसाली, आवर फ्रेंड संजय लीला बंसाली मेड हिज मूवी ऑन पेशवा बाजीराव. हु हैड हर्ड ऑफ पेशवा? टू बी ऑनेस्ट, दिल पे हाथ रख के कहिए, आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र हाउ मेनी नहीं नहीं पीपल सही। हैड हर्ड ऑफ पेशवा बाजीराव? और उनके एंड मराठास वर अमंग द बिगेस्ट एम्पायर्स एवर. हाउ अबाउट राजेंद्र चोड़ा? हिज एम्पायर वाज बिगर देन दैट ऑफ अकबर. बट द वे हिस्ट्री इज टॉट टू अस, हमको तो वो मालूम ही नहीं है. गुर्जर प्रतिहारा जो गुजरात और महाराष्ट्र में उनका जो, और राजस्थान में उनका जो केंद्र था, उनको एब्रश कर दिया है. पालास, बुद्धिस्ट पालास जो बंगाल के थे, उनको एब्रश कर दिया है. अहोम्स फ्रॉम असम एब्रश कर दिया है. राजा भोज फ्रॉम मध्य प्रदेश एब्रश कर दिया है. एंड सॉरी। एंड सॉरी. अच्छा बोलिए बोलिए। नो, अनुपम जी, आई ऑल्सो फील दैट इट इज नॉट जस्ट अ हिंदू मुस्लिम थिंग. इट्स नॉट कि सिर्फ क्योंकि आप आदिल शाहीज को देखिए, दे वर ऑल्सो वेरी मैसिव एम्पायर. बीजापुर वॉज द मोस्ट पॉपुलर सिटी, अमंग द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड इन द 16th सेंचुरी, जब मुगल साम्राज्य भी चल रहा था. मतलब बीजापुर वॉज मोस्ट सक्सेसफुल आदिल शाहीज का. लेकिन इवन देयर सेंटर वॉज नॉट दिल्ली, तो उनको भी एब्रश कर दिया. अभी मुगल्स हैव टू बी कवर्ड, आई एडमिट दे आर अ वेरी बिग एम्पायर, बट लोधीज तो दे वर जमींदार बेसिकली यार, दे वर ग्लोरिफाइड जमींदार. उनके बारे में इतना क्यों सिखाया जाता है? बट होयसलास के बारे में कुछ नहीं सिखाएंगे. लेट मी कम बैक टू द फैक्ट, 6-7 साल पहले आपने इनके बारे में, सुहेल देव के बारे में सुना. सो देन हाउ डिड यू गो अबाउट डूइंग द रिसर्च? आपको कहीं से तो उनको उनका इनका मिला होगा आपको, जिसके बारे में आपने इतनी बड़ी किताब लिखी, तो वो मटेरियल कहाँ से मिला फिर आपको? अनुपम जी, ये कुछ तो देर आर सम टेक्स्ट, बट मेनी ऑफ देम वर रिटन मेनी सेंचुरीज लेटर. एक मिराटे मसूदी है, which is actually more pro the villain of King Suhail, Masood, because that was written by the Turks. Okay, then there were British gazettes published in the 18th, 19th, centuries, which also had a lot of data on him. But kai had tak, one also has to depend on folk tales. So I spoke to a lot of people, got insights. एंड कहीं हद तक इमेजिनेशन भी होता है अनुपम जी, दैट्स हिस्टोरिकल फिक्शन. तो जैसे आप भी व्हेन यू एक्ट, द वे आप किसी भी रोल में आप ढल जाते हैं, लाइक व्हेन यू आर प्लेइंग अ डॉक्टर डू एम्स्टरडैम, थोड़ा रिसर्च करेंगे एंड द पार्ट योर ओन फीलिंग, योर ओन इमोशंस, शायद वो वैसे ही होता है. नहीं मैं समझ. तो हाउ डू यू थिंक दैट वी कैन ब्रिंग सच पीपल? एक तो आपने लिखना शुरू किया है, या मतलब आपने इनके बारे में इनको लेकर आए हैं. हमारे यहाँ तो ऐसे हिस्टोरियंस हैं जो कहते हैं कि राम फिक्टिशियस है, बाकी लोग भी फिक्टिशियस हैं, तो मैं उनको खुश करने की या उनको परेशानी या इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं. बट so I just want to understand your mind when you start writing. How much time did you take to write this book, Suhail Dev? This was actually written along with the Writers Center. So, but start to finish, the book took some 2.5 years to write. अच्छा. किताब नॉर्मली अनुपम जी उतना समय तो लग ही जाता है, बिकॉज रिसर्च होता है,
and my books tend to be long ना अनुपम जी, 400-500 पेज, तो Right. एंड डिटेलिंग भी बहुत होता है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है क्वालिटी के लिए. It ends up taking a bit of time, but the key thing in this, Anupam ji, is the battle itself is so inspiring, you know, and this can be read as an adventure. जैसे like how Braveheart could have been, you know, जो विलियम वॉलेस के ऊपर जो बनाई गई, Braveheart could have been a boring documentary also. But अगर वो, you know, if they stick to the actual historical facts, then वो boring हो जाएगा. In a story, you have to make it, you know, fun. Right. You have to kind of, you know, add in a bit of imagination. That's what makes it. People like to see grandeur, bravery, you know, which fortunately the material is all there, because King Zoyaldev was genuinely such a uniting figure. And उनसे इतना सीखने को मिलता है that the story becomes very. मान जी ने कमेंट किया कि अमीश जी अनुपम जी पर भी किताब लिखो, तो Done. It'll be the most positive book. अनुपम जी, चलिए रिसर्च अभी से स्टार्ट करते हैं. For that book. How do you maintain your positivity इतना? I have never seen a more positive person than you. जिंदगी के कुछ उतार चढ़ाव तो सब में होते हैं. नहीं, मुझे अच्छा लगा किसी ने बोला कि अरे अमीश जी को बोलो आप पे भी एक किताब लिखें. I think when you are very poor, the only thing when you are born in a poor family, जैसे आपने बताया कि लक्ष्मी जी की कृपा नहीं होती थी, सरस्वती की कृपा थी. हमारे यहाँ तो सरस्वती की भी कृपा नहीं थी, हमारे यहाँ कृपा थी बस की. तो मैंने एक बार अपने दादाजी से पूछा था, हम इतने गरीब हैं, हम इतने खुश क्यों हैं? तो उन्होंने कहा, जब आदमी बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है. तो वो जहन में कहीं, वो मेरे बात कहीं जहन में रह गई कि यार ये खुश होना सबसे आसान चीज है, खुश रहना सबसे आसान चीज है. और मेरे फादर भी एक बात बोलते थे, द इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज टू मेक समबडी हैप्पी. तो सो ये दोनों चीजों का मिश्रण जो था, और तीसरा ये था कि हमारे यहाँ कभी सक्सेस को मेरे फादर ने कहा था कि फेलियर इज एन इवेंट, नेवर ए पर्सन. फेलियर इवेंट फेल होता है, पर्सन फेल नहीं होता है. तो ये तीनों चीजें तो बड़ा जबरदस्त लीथल कॉम्बिनेशन है ऑप्टिमिज्म का और किसी भी किस्म को पॉजिटिविटी देखने का. बट कमिंग बैक टू योर बुक, आई विल कम बैक टू माय स्टोरी. तो मुझे मैंने किसी का पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट, ये अपना कमेंट तो अच्छा लगा मुझे. सो Anupam ji, sorry, can I just come in, because I think your insight on failure. Sorry, if I can just ask one more question. That is, अरे आप क्या बात है, हम तो यही एक श्रीमान जी कुछ पूछ रहे हैं. एक मिनट जरा बीच में इनको भी जरा थोड़ा सा कोई बोल रहे हैं कि चैत्रा जी बोल रही हैं, अमीश सर एंड अनुपम सर, ह्यूज रिस्पेक्ट. थैंक यू चैत्रा, थैंक यू सो मच. एंड सब लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं. हाँ बोलिए, आप क्या कह रहे थे? तो अनुपम जी, व्हाट यू सेड अबाउट फेलियर, बिकॉज स्पेशली आज के तारीख में, बिकॉज लोग इतना स्ट्रेस ले लेते, यू नो, एवरीवन वांट्स टू, यू नो, टू गेट अहेड. एंड भाई उतार चढ़ाव तो होता रहता है जिंदगी में. यू कांट विन एवरी थिंग. नो वन विन्स एवरी गेम दैट इज प्लेड. तो अगर कोई आपसे कहे कि भाई ये कहना बहुत आसान है कि फेलियर इज जस्ट एन इवेंट, इट्स नॉट पर्सनल, बट हाउ डू यू मेक इट नॉट पर्सनल? You know, it's not easy. How do you maintain that calmness, sir, you know, through? I think people take themselves seriously. That is why they don't remain calm. If I don't take myself seriously, मेरे जैसे बहुत सारे पहले आए, मेरे बाद बहुत सारे आएंगे. To me, right now, this moment is very, very interesting. That I'm actually having a conversation with you. It is not that I'm pretending to have a conversation with you. हमने बात की, हमने कहा चलो बात करते हैं. मैं तो ये Instagram लाइव कुछ 3 महीने बात कर रहा हूँ, मैं बीच में रोज करता था. तो if you do not carry the burden of your own thoughts and personality, then it's easy to be calm basically. और मैंने बहुत जिंदगी देखी है. मैं हमेशा, जब मैं स्ट्रगलिंग एक्टर भी था ना, जब कहते हैं कि जब यहाँ मैं काम ढूंढने आया था, तो एटीट्यूड से काम मिलता है, मेहनत, अपना टैलेंट से तो टैलेंट बाद में आता है. पहले एटीट्यूड आता है कि आपका जीवन के प्रति एटीट्यूड क्या है. जीवन के ऐसे कौन से पढ़ाव में या ऐसी कौन सी चीज में है जहां पर परेशानियां नहीं है.
जी, आपने अपने पेरेंट्स का जिक्र किया. आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव पेरेंट्स हु वर एंड माई ग्रैंड पेरेंट्स हु डिड नॉट टीच मी हाउ टू बी रिच, how to be ambitious. I am ambitious. I want to be better off also. But it also gave me lot of joy to enjoy small little happinesses. I think वो छोटे शहर में पैदा होने से बहुत होता है. छोटे शहर में आदमी जिंदगी जीता है और बड़े शहर में आदमी जिंदगी बिताता है. I think that is the Very nice. difference Very between the two things. My grandfather used to say, don't go through a problem twice. Once by thinking about it, once by going through it. हाँ. So एक ही बार में अच्छा रहता है ना. अब आपने किताबें लिखी, आपने अपनी नौकरी छोड़ी, आप बैंक में काम करते थे, आपने रिस्क लिया. ये भी तो हो सकता था कि ना आप सफल नहीं होते, बट अच्छी बात है आप सफल हुए ना. और ऐसा तो है नहीं कि अगर आप अपनी किताबों की कामयाबी की तुलना ये करें कि यार जो मेरी ट्रिलॉजी की पहली किताब थी उसने इतनी कॉपीज बेची, इसने इतनी नहीं बेची, तो इस बात से आप दुखी भी हो सकते हैं, जिसमें अगर 10-20 हजार का फर्क हो. मगर इस बात से आप बहुत खुश हो सकते हैं कि मैं इन किताबों से जाना चाहता हूं और ये किताबें ने हिंदुस्तान के इतिहास में हिंदुस्तान के नए नए लोगों को जिनको इतिहास ने भूलने की कोशिश की थी, आपने हमारे को इंट्रोड्यूस किया उनसे. दैट इज व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर राइटर्स. I'm not saying that the other writers are not doing great job. They're doing great job. But over here, you are doing a great job, plus also adding to the history of India, which should have been there already taught in the schools. So if you were to tell somebody or suggest the education minister about the history books, कि history में क्या पढ़ाया जाना चाहिए, apart from जो सब कुछ पढ़ाया जाना है, तो आप क्या क्या change लाना चाहेंगे? Many things, Anupam ji. One is, first of all, our obsessive foreign invader and Delhi focus. That needs to be balanced. Okay. That is a real problem. We need to show other parts of India as well. Yes. Secondly, Anupam ji, बहुत गलत धारणाएं हमें सिखाई जाती हैं, which the British Raj came up with, and yes. we continue to follow. Like for example, हमारे our education system is still so colonial. आप देखेंगे in all our subjects, we teach nothing about our own achievements. We teach foreigners' achievements. जैसे I graduated in mathematics. Okay. अरे maths people in Europe accept that in fact most of the modern concepts of mathematics have actually emerged from Indian maths. लेकिन हमें इसके बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता है. अब मैथ्स में हमारे जो भास्कराचार्य, बौधायन, कुछ नहीं सिखाया जाता है. We'll be taught about Pythagoras, we'll be taught about Euclid, for example. आप you see in medicine, सुश्रुत चरक के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाएगा. We'll be taught Hippocrates, जो ग्रीक था भाई. अरे पहले हमारा तो सिखाओ. आप लिटरेचर में देखेंगे, विल बी टॉट शेक्सपियर, विल बी टोल्ड कालिदास इज द इंडियन शेक्सपियर. क्या बात है ये? यू नो व्हाई डू यू हैव टू बेस एवरीथिंग? हां, यू एंड फर्स्ट टीच हमारी सिखाई. विलियम वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल सबको याद है. हाँ, मगर कालिदास, लेकिन मैथिली शरण गुप्त की कुछ नहीं सिखाया जाता है. या पूरे इंडिया को हम जोड़ेंगे कैसे? नॉर्थ में तिरुवल्लुवर की तिरुकुरल सिखाइए, साउथ में नरेंद्र कोहली जी की किताबें सिखाइए. दिस इज हाउ वी विल जॉइन इंडिया टुगेदर. सो in our entire education system, how do we make our education system more rooted in India rather than in Europe? आपको एक बहुत ही when I was in school, we had been taught that India has 4 seasons. Okay. आपको भी शायद यही सिखाया गया था. My son who is 11 years old, उसको भी यही सिखाया जाता है. And I remember in the second standard, I'd raised my hand and asked a question, because we were told seasons are 4 seasons in India: summer, autumn, winter, spring. और मैंने हाथ उठा के पूछा था, मैं मानसून कहाँ गया? Okay. No, Europe has 4 seasons. India actually has 6 seasons. Okay. Even something as basic as seasons, हमको साला यूके का सिखाया जाता है, इंडिया का नहीं.
मतलब इतना ऑब्सेशन विद ये यूके, अंग्रेज करके गए, विद इसमें कॉलोनी, हमारा भी कसूर है अमीश, कंप्लीटली हमारा भी कसूर है कि हमारी भी फितरत में गुलामी अभी भी घुसी हुई है, क्योंकि 1000 कंप्लीटली। साल तक हम गुलाम रहे ना, तो हाँ और अंग्रेजों ने तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हमारे लोगों के बाद बीच में विभाजन कराया करेक्ट। हम लोगों में। दैट्स वाई हमारे अपने ही जो हैं वो कभी हाँ कभी जो हैं ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो हाँ इस देश के हैं ही नहीं, हाँ, है ना। वेरी ट्रू। तो इसलिए ये है, बट आई एम ग्लैड पर्सन लाइक यू इज मेकिंग ए डिफरेंस। आई एम ग्लैड यू हैव चोजन a path which will help not only, अभी एक प्रोफेसर थे, उनका नाम था, वो उन्होंने बोला, मैं भी आपका कमेंट आया कि मैं आपकी कोई किताब नहीं छोड़ता हूँ। प्रोफेसर पांडे थे या प्रोफेसर को, मैं उनका नाम भूल गया, उन्होंने कहा आई डोंट मिस एनी ऑफ हिज बुक्स, सो विच इज थैंक यू। फैंटास्टिक। एंड आई रिमेम्बर जब आपकी पहली किताब आई थी तो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में और बाकी जगह पर और बहुत एक हंगामा हुआ था। तो यू आर ए स्टार राइटर, and what is your next book going to be? What is your next book? So I am working on a few projects, Anupam ji. So the next book is the 4th book of the Ramchandra series. So Ramchandra series में the first 3 books were in multi-linear narrative, जैसा वो Japanese movie जो Rashomon, जो अकीरा Rashomon. कुरोसावा का जो है, हाँ. या Rashomon, जो multiple different narratives, so you get a, हाँ correct, 3 points of view. So the first book, Ram Sign of Ishwaku, was from the birth of Lord Ram to the kidnapping of goddess Sita. Then Sita, warrior of Mithila, from her birth to her kidnapping. And Ravan, enemy of Aryavarta, from his birth to the time he kidnaps goddess Sita. 4th book onwards is a common narrative. So 4th book is what I'm writing right now. It's called War of Lanka. So अच्छा. I'm working on to non-fictions as well. So that is on the philosophies of the Dharmic way, which is essentially Hinduism, Buddhism, Jainism, Sikhism. What are the core philosophical concepts? ये हाँ किताबें होंगी. ये एक पूछ रहे हैं, अमरुद जी पूछ रहे हैं वो किताब कब आएगी, 4th book? 4th book second half of next year. Second half of next year. Okay. How what is your, now you are in now you are taking care of Nehru Center in London. What is your job? What are you supposed to do there? मैं तो आया हूँ वहां पर, आपके रहते नहीं आया, अगर आऊंगा मैं, मगर हमारे जो जुड़ रहे हैं लोग ये जानना चाहेंगे कि आप उधर करते क्या हैं, नेहरू सेंटर का काम क्या है? Anupam ji, just like how the British Council is in India, which is to popularize British culture in India. So India also has such cultural centers across the world. ICCR, Indian Council of Cultural Relations. So the biggest of the ICCR centers anywhere in the world is in London. It's called the Nehru Center. So अपना एक बड़ा सुंदर एक हेरिटेज बिल्डिंग है मेफेयर में, राइट इन सेंट्रल लंदन. अच्छा ऑडिटोरियम भी है, आर्ट गैलरी है, एंड it's had really fine people as directors before. बहुत पहुंचे हुए लोग, गोपाल गांधी जी, पवन वर्मा जी. मैं गोपाल गांधी जी को वहां मिला हूं. I've been there to meet him. Yes. So the idea is to popularize Indian culture in the UK and the larger West. And Anupam ji, अभी तक तो physical programs होते थे, but thanks to the COVID pandemic, because some people wanted to eat bats और पूरी दुनिया को उनने बंद करवा दिया, तो we've moved everything online. But this is in a way, Anupam ji, a blessing in disguise. Because we are online. पहले तो हमारे ऑडिटोरियम में मैक्सिमम कैपेसिटी वाज 130 पीपल, दैट्स इट, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता था. But now we are doing everything online and on our Nehru Center Facebook page, YouTube. Now we are, our events are going all over the UK now, not just London. And we are getting viewerships. We've just done some book launches. We did one with Shashi Tharoor. We got a reach of nearly 1 lakh people. We are just doing another event this Monday, Anupam ji, with very, very famous Vedic scholar. आप तो उनको जरूर जानते होंगे, डेविड फ्रॉली जी, वामदेव जी.
Of course. तो हाँ, वो पद्म भूषण हिंदुस्तानी है, सभ्यता के बारे में, कल्चर के बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत जानते हैं, बहुत जानते हैं। बहुत तो अच्छा उनके साथ, उनके और उनके धर्मपत्नी शांभवी जी, योगिनी शांभवी जी के साथ हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं मंडे में, एंड ऑल दीज थिंग्स हैपन ऑनलाइन, सो वी आर रीचिंग आउट टू अ वास्ट ऑडियंस, एंड वी मस्ट डू एन ऑनलाइन प्रोग्राम विद यू एज वेल ऑन द नेहरू सेंटर प्लेटफॉर्म, जब भी आपको समय मिले। I would love to do that. I would We love should to do it do on your book. We should do it on your book. Of course, I'll be very happy. हाँ? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस पेंडेमिक में मैं भी एक किताब लिख रहा हूँ जो 80% रेडी हो गई है। अरे वाह। हाँ, मैं तो लेखक नहीं हूँ, मैं तो जो भी जॉट डाउन करता हूँ वो करता हूँ। That's why I was keen on finding out how do you write, how do writers sit down and write. So do you allot a time in a day to say अब इसमें बैठ के मैं लिखूंगा, या जब, क्योंकि राइटर का भी अपना मूड होता है ना, कि राइटर्स ब्लॉक बहुत बोलते हैं लोग, राइटर्स ब्लॉक क्या होता है। तो एक अभी मैं परसों ही मेरे को पब्लिशर ने कहा कि बड़े दिनों से आपने कुछ मटेरियल भेजा नहीं है पढ़ा किताब का, तो मैंने उसको लिख के भेजा राइटर्स ब्लॉक। मुझे कुछ पता नहीं राइटर्स ब्लॉक क्या होता है। तो वो मेरे पब्लिशर हैं अशोक चोपड़ा जी, हे हाउस पब्लिशर्स। तो बड़ा हंसे, उन्होंने कहा ये तेरे में, आप में कब से आ गया। तो आप कोई टाइम चूज करते हो लिखने के लिए, क्या करते हो? अनुपम जी, बेसिकली आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, तो मैं थोड़ा बोरिंग किस्म का आदमी हूँ। मैं जल्दी सो जाता हूँ, 10, साढ़े 10, 11:30 बजे लेटेस्ट मैं सो जाता हूँ, एंड आई एम नॉर्मली अप बाय 5:30 एंड आई एम एट माई मोस्ट प्रोडक्टिव इन द मॉर्निंग। तो जो काम मैं सुबह आधे घंटे में कर लेता हूँ, इट टेक्स मी सम 4-5 hours if I have to do it in the evening. और 10, साढ़े 10 बजे के बाद तो माई ब्रेन शट्स डाउन, आई कांट डू एनी थिंकिंग, नथिंग। तो नॉर्मली आई राइट इन द मॉर्निंग्स, एंड मैं कहीं भी लिख सकता हूँ, doesn't really matter, शिव जी की कृपा है। The only thing is that I need two things when I'm writing. I need music. I always listen to music when I'm writing, and the words of the music doesn't matter so much. It's more about the mood of the music. Yeah. Mood of the music has to match the mood of the scene that I'm writing. Okay. I don't know अगर आप acting में भी ऐसे करते हैं कि when you have to act an angry scene, if you get yourself angry in some way, so that it just comes out. So I do that. If I have to write a romantic scene, I listen to some romantic music, and I hear it while writing. Second thing, and second thing, I eat a lot of cream biscuits while writing, जो बचपन में मिलते थे। Really? Orange cream, हाँ, मैं बहुत खाता हूँ। So that's why normally when I write, I put on a lot of weight. Oh, okay. और आप कैसे करते हैं? How do you prepare while for acting? Do you do something like this? Music, does it kind of? मेरा नेक्स्ट सवाल इनफैक्ट सेम था जो आपने पूछा, मैं आपको पूछने वाला था, जो भी आपके मेन कैरेक्टर हैं वो आपको विजुअली कैसे दिखाई देते हैं? जैसे मैं कोई कैरेक्टर करता हूं तो मुझे या तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूं या सुनाया जाता है, तो मेरे जहन में पहले वो विजुअल आता है, ये ऐसा दिखता है। You understand? All your books, including this, they are larger than life, but they have a very, very dramatic look about them. They have a very international feel. आपने अभी इसकी ब्रेव हार्ट की बात की, तो ब्रेव हार्ट is a very, very well picturized, जैसे स्पार्टिकस होते थे या बैनर होते थे. You have brought these people, our superheroes or our historical heroes, to that level. तो आपके जहन में ये लोग विजुअली आते हैं क्या पहले? Anupam ji, I know it might sound a little strange, but honestly, I can actually see them. मैं लैपटॉप खोलता हूँ and there's almost like there's this parallel universe, and I actually see them. I see their entire world, and in some ways, Anupam ji, that world is more real than the world that I live in. Because in the world that I live in, I cannot hear someone else's thoughts. I cannot feel their emotions. But in that world, I can hear what people are thinking. I can feel their emotions. I will laugh with them. I will cry with them. So it's one of the reasons I love writing so much. Because in 10 years I've written 8 books, which is actually quite a lot, and my books are actually quite long.
छोटी किताबें नहीं है, 400-500 लंबी है, and they are good fun. I mean, नहीं, छोटी hopefully तो आपकी बिल्कुल you can read it fast, but they are long books. But किसी ने but अभी लिखा यहाँ पर कमेंट, किसी ने कमेंट लिखा यहाँ पर अभी कि we can visualize all his books, we see it. If I was to ask you, मुझे छोड़ के ये इसके रोल में आपको कौन नजर आता है? Any internationally or nationally, which is the actor you think? मुझे छोड़ के तो कौन आता है? आपको तो इस पिक्चर में पक्का होना ही है. That is 100% given. So we are in fact actually we are working on trying to get a movie made on this, but is there any actor that comes to your mind? Or you I have think something in mind? I think Ranveer Singh could be brilliant. I think Vicky Kaushal could be brilliant in this role. Remember, he has to be a credible warrior. Someone जो मतलब तलवार चलाए तो लगेगा कि भाई ये तो मतलब सर काट देगा सिर्फ एक ही बार से. It has to be like a tough, credible warrior. आपकी कुछ फेवरेट किताबें कौन कौन सी हैं बिफोर यू बिकेम ए राइटर? अनुपम जी, मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ. आई रीड एटलीस्ट 5-6 बुक्स अ मंथ, एंड तो पूरी जिंदगी की फेवरेट लिस्ट बताऊंगा तो बहुत बहुत समय लग जाएगा. तो आई विल आंसर दिस. ऑफ द बुक्स आई हैव रेड इन द रीसेंट पास्ट, व्हिच वंस हैव आई लाइक्ड? तो मैंने नरसिम्हा राव जी की रिसेंट पार्ट तो मुझे बताइए, बट आई आल्सो वांट टू, व्हिच आर द बुक्स व्हिच इन्फ्लुएंस्ड यू? जैसे मैं जब स्ट्रगलिंग एक्टर था, मतलब जब मैं काम ढूंढ रहा था, ऑलमोस्ट सड़कों पर था, काम नहीं मिलता था, मैंने एक किताब पढ़ी थी व्हिच वाज एन बायोग्राफी ऑफ a painter, Lust for Life. You see, कमाल की मेरे लिए वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल किताब हो गई थी. You understand? तो वो मेरे जहन में रह गई थी. फिर एक रशियन किताब थी, वो हिंदी ट्रांसलेशन आती थी रशियन किताबों की, हाउ द स्टील वाज टेम्पर्ड. तो ऐसी कुछ तो जहन में किताबें पढ़ना, हर किताब पढ़ना एक बात है, और कुछ किताबों का जहन पे रह जाना वो अलग बात है. तो वो कौन सी किताबें थी जो जिन्होंने चेंज किया आपके, which became an important philosophy of your life? Which defined how I am. फिर तो दो ही टेक्स्ट हैं अनुपम जी, because my grandfather was a pandit in काशी. तो हम लोग बचपन से रामायण महाभारत सुनते आ रहे हैं. करेक्ट. आपको फोन करने से पहले उपाध्याय जी का फोन आया था, वैसे ही बिना किसी बात के. अरे तो चंद्रमौली उपाध्याय, मैंने कहा उपाध्याय जी मैं बाद में बात करता हूँ, मैं अभी अमीश से बात करना. अच्छा मेरा आशीर्वाद देना, सब ठीक होगा. मैंने कहा नहीं, वो हमारे इंटरव्यू के लिए भी हमको आशीर्वाद दे रहे थे, हमारे इस चैट नहीं, उन्हें हम मौला दादा बुलाते हैं. अच्छा. हाँ, तो रामायण and Mahabharata are the two books, or the two epics. Because Anupam ji, from a young life, from a very young age, from my grandfather and from my parents, we kept hearing different parts of the Ramayana and Mahabharata. That was the way we grew up. That's how I know so much of what I know. Our family was deeply religious, and in the Indian way, being religious doesn't mean you're extremist. Actually, being deeply religious, matlab you'll be even more liberal. It's the way our traditions are. So I guess much of what I am, my philosophies on life has been formed by these two texts. Because Ramayana and Mahabharata, Anupam ji, is like the entry level into our philosophical path. Then you can go deeper into the Puranas, Aranyakas. Of course, graduation level are the Vedas. Post graduation would be Upanishads. But So if you were to tell somebody who has not read Ramayana and Mahabharata, whether it is Mahabharata, whether it is Indian or foreigner, what is it that you will tell them? Why should they read these two epics? Because you will understand the most important question of all, which our ancestors tried so hard to understand: what is dharma? And our ancestors, Anupam ji, I think the wisest thing that they had, our way of life, it does not treat us like children.
कि तुम ये करो तो स्वर्ग जाओगे, ये करो नहीं तो नरक में जलते रहोगे फॉर एवर एंड एवर. It's a very childish approach, to think. Our ancestors, our way of life was, it treats you like an adult. कि you have to make your own choices and then live with the consequences of those choices, positives or negative. Now, how should you make your choices? Here are the archetypes. Sit and learn. Right? So, they treat us like adults. Even our gods don't judge us. Right? And Ramayana and Mahabharata, if you see it from that perspective, that it is essentially learning how to live. And not live as a child, where you're told, ye karo, ye wo karo. That is frankly a very childish way to approach religion, philosophy, anything. And why will God put you in hell and burn forever? Why will God do that? Yeah. God is kind and forgiving. So our way is more about treating you as an adult, and Rama and Mahabharata makes you into an adult because you learn. It's not prescriptive at all. Prabhu Sri Ram, he also suffered. Lord Krishna also made mistakes. So you think, at the end of the Mahabharata, Ma Gandhari curses Lord Krishna. Human being curses God himself. वो बड़ा फेमस अंधा युग का बड़ा फेमस सीन है वो, जो धर्मवीर भारती ने प्ले लिखा है. हाँ. And Lord Krishna doesn't. I've and Lord Krishna doesn't tell Ma Gandhari ki how dare you, I am God. He doesn't tell that. He quietly accepts it. Now that teaches us something about our way of life. Later on, that's how exactly he died. That's how he died. So the law of cause and effect doesn't just apply to us human beings; it applies to the gods and goddesses as well. Think of how deeply powerful that thought is. We are responsible for what happens to us, our past life karma or this life karma. Think of how empowering it is. And this, you learn the basics of this through Ramayana and Mahabharata. Because even Lord Dashrath suffers because in a hunt he had unfairly ended up killing an animal. You know that story, which is why he was cursed, that you will also lose your son and you will suffer for it. Yes. So the law of cause and effect. मैं ना बहुत जब मैं गीता, मेरे भगवत गीता मेरे दादाजी वगैरह में सुनाया करते, तो मेरे हमेशा, जब मैं छोटा था, मेरी हमेशा बहस होती थी उनसे. मैंने कहा ये क्या बात हुई, भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर. ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अगर प्रैक्टिस कर रहा हूँ दौड़ने की तो मैं फर्स्ट आना चाहता हूँ. मैं अगर पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं बहुत पढ़ रहा हूँ तो मैं फर्स्ट आना चाहता हूँ. फल की इच्छा कैसे ना करूं? पर जैसे जैसे जिंदगी बीतती चली गई, it takes a lifetime to understand what that line means. Correct. Anupam ji, I had asked my grandfather this very question. Okay, and I would have been, I don't know, maybe 8 or 9 at that time when I first heard Karmanya Vadikaraste Mahafaleju Kadatena. So मैंने पूछा कि भाई, what sense does this make? And what I had heard, Anupam, it's not easy to live that, but what I had heard was so insightful. Ki, if you think about it, what is being attachment to the fruits of your work? What does it mean? And why is it dangerous? Because if you get attached to the fruits of your work, whether you are a success or failure, then the world can impact you. Because if you are a failure, the world will decide it's a failure. And if you're a failure, it feels demotivation in your heart. That is terrible. You'll stop working. Correct? That's right. On the other hand, and it was so insightful that success is often more dangerous than failure. You'll find so many people जो success handle नहीं कर पाते. Pride भर जाता है दिमाग में, humility चली जाती है, सबसे लड़ाई शुरू कर देते हैं. They are not able to handle their success. So many people are just one hit wonders. एक hit होता है, वो अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं. They're never able to produce anything again. So success can be more dangerous. But if you see it this way, that if you are detached from success or failure, so you will not, nothing will feel demotivation in your heart, nothing will feel pride in your head. You are unstoppable. Then who can stop you? Because you are just doing your work because you love doing it. So in fact, if we understand it, it is one of the most empowering philosophies.
Because if you are actually detached, then you'll Yeah. find work which you love doing so much कि genuinely फर्क नहीं पड़ता है whether you succeed or fail. Then That's you are right. unstoppable. No one can Yeah. stop you. That's right. अभी किसी ने बहुत अच्छा लिखा. I wish I could go back to this. He said, गौतम आनंद हैं झा, वो लोग जो लोग फल की प्राप्ति की कामना नहीं करते वही सही मायने में सुखी और संपन्न है. Correct, correct. ये बात सही है. तो एकदम आपका सही, मेरा एकदम ये सही. सिलसिला तो बहुत देर तक चल सकता है अमीश, मगर हमें कहीं ना कहीं तो रुकना है. But we will have another chat together. This was fabulous. पता भी नहीं लगा, and lot of people have. Let me see if there is anybody who wants to ask you a direct question. And भाई आप में से कोई भी अगर अमीर जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं वो सवाल उनके सामने रख सकता हूँ. कोई है माइकल लाल तो बताए मुझे. अरे डॉक्टर जूल कमादिया हमारे दोस्त हैं. गुड टू सी यू. यू वर सपोज्ड टू सेंड मी अ पिक्चर. Anyway, detachment is very important. Somebody is saying, and सब लोग आपको ऐसे प्यार भेज रहे हैं. तो अगर भाई कोई सवाल है तो पूछो. ये प्यार तो मैं इनको मिलता रहेगा आपसे, जरूरत भी है हम सबको. तो I'm just trying to see if there is a question that comes up. My हाँ. अरे you are someone from Somalia. Sorry, sorry. What does the term Mahanayak what does the term Mahanayak means to you? Very, very good question. You know, often Nayak is translated as hero and Khalnayak is translated as villain. Villain. So Mahanayak means great hero. Okay. But actually, Anupamji, if we study the roots of the Sanskrit word Nayak, okay, it only means the one who moves the story forward. And Khalnayak is the one who prevents the story from moving forward. So there is no, like, villain is a very judgmental term. Villain matlab bad, you know, and hero matlab good, which is a very Western way of looking at things. Very simplistic, black and white. जैसे आप देखेंगे, like in the Valmiki Ramayana, you know, of course Lord Ram is the hero, but you know, Ravan's good points, frankly, are also spoken of. The fact that he was very knowledgeable, that the fact that he was a Shiv Bhakt are also said. So Nayak, Khalnayak does not have the judgmentalism that hero and villain has. You know, it's a much more nuanced take. So Mahanayak only means, Maha means great. So the great hero or the person who moves the story forward. Fantastic. Thank you, Amish. I think we will have to take a break for this session, but it was wonderful chatting with you. पता ही नहीं लगा 1 घंटा almost कैसे निकल गया. And हाँ, 1 घंटा निकल गया. 1 घंटा हो गया. I'm just noticing the time. जी. और आपके तो इस समय बजे होंगे वहां पर क्या 4 बजने वाले होंगे, 3:45. हाँ, 4 बज रहे हैं अभी यहाँ पे. तो आप you have a it was wonderful talking to you. मेरा काफी ज्ञान बढ़ा आपसे बात करके, and you are very easy to talk to. You don't carry the burden of being Amish Tripathi on your shoulders. अरे अनुपम जी, it is your kindness and greatness. आप, you know, you're in my mind, you know, one of the greatest actors ever to grace India, and आपने इतना समय निकाला. I am humbled and honored. Thank you. No, I'm very happy to have give my regards to your family, and we shall meet you soon. और भारत का झंडा ऐसे ही फहराते रहो विदेश में, खासकर ब्रिटेन में. उन्होंने 2 साल हमारे जहाँ झंडा फहराया, उस बिल्डिंग में भारत का झंडा और फैला दो हमारा सारा कल्चर वहां पर, और बता दो उनको कि हम कितने रिच हैं कल्चरली, एंड जो भी उनके वहां सामान पड़ा हुआ हमारा ही है. ठीक है. चलिए, ओके. नमस्ते अनुपम जी. भारत माता की जय. भारत माता की जय. जय हो. Take care. God bless you. Okay. You move out, then I'll just say bye to the other people. Thank you. Bye अनुपम जी. तो मेरे दोस्तों, आप बहुत ज्ञानी हो. AGT 004. अरे क्या ज्ञानी हो. जिंदगी जब इंसान गुजारता है ना, तो ज्ञान सीखने से आता है, और ज्ञान जो है वो
जिंदगी जीने से आता है। और बाकी तो सब ठीक है, बाकी अच्छा है। आप लोग अपना ख्याल रखिए। और जो बहुत सारे मुद्दे आप इसमें डाल रहे थे जिनका मैंने जिक्र नहीं किया हमारी चैट में, उसके बारे में कल या परसों हम बात करेंगे। उन सब बातों के बारे में जो आप बोल रहे हो ना, वो हम जरूर करेंगे, पक्का। मैं किसी चीज से भागता थोड़ा हूं, मैं तो हर चीज से के बारे में बात करना चाहूंगा। ओके, तो दोस्तों नमस्ते, जय हिंद, जय हो, भारत माता की जय। द आशीष चौधरी, सत श्री अकाल जी। MP सिंह जी, हमें पंजाबी पढ़ लेना, बहुत अच्छा लगा, दोबारा करना, ये सब जरूर करेंगे। अमेरिकन एंजल, गॉड ब्लेस यू। आपकी बात ही नहीं कर रहे हो। अरे इतनी बातें की आपने, क्या बात कर रहे हो यार, बात ही कैसे नहीं कर रहा हूँ। राहत इंदौरी के बारे में बताइए। मैंने बहुत अच्छा लिखा था उनके बारे में, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रहे। बाकी दोस्तों, अच्छा दाढ़ी में अच्छा लग रहा हूँ, जल्दी से बताओ मुझे, दाढ़ी शूट कर रही है या क्या कर रही है? हालांकि मैंने रोल के लिए रखी है, पर पहली बार 35 साल में अपनी दाढ़ी बढ़ा के मैं रोल कर रहा हूँ। जल्दी बताओ, दाढ़ी अच्छी लग रही है? बताओ। लिविंग लेजेंड मत बोलो, दाढ़ी अच्छी लग रही है कि नहीं, ऐसे भी मत करो, शब्दों में बोलो। क्या है, बोल नहीं रहे हो, जल्दी बोलो। आधा चांद, आपने मिस किया तो मैं अब इसको पोस्ट करूंगा ना, तो आप देख लेना। कोई नहीं मुझे बता रहा दाढ़ी कैसी लग रही है। एक ने बोला नवाला, नवालू मेल नाइस बोले, एक बोले शतायु बोले नहीं, हाँ बहुत अच्छी, सुपर लुकिंग, रॉक स्टार, लाइफ वेज टू लिव, वाह वेरी गुड। अनागा 192 सुपर, प्रियंका कश्यप यस, बाबा नायक लुक्स नाइस। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। दाढ़ी दाढ़ी पे लिखा है चेहरे वाले का नाम, वाह अच्छा था, कॉमेडी थी। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखना, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, स्टे सेफ एंड स्टे सेफ, दैट्स इंपॉर्टेंट। एक बार चश्मे के बगैर शक्ल दिखा दूं, टेक केयर।